दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर और हाल ही में जीआईसी प्री का रिज़ल्ट आया। उसके बाद जीआईसी मेंस में दो प्रमुख प्रश्न पत्र हमारे सामने आते हैं, जिनमें से एक प्रश्न पत्र आपका वैकल्पिक विषय का है। जैसे अगर आपने राजनीति विज्ञान लिया है तो राजनीति विज्ञान का होगा, हिंदी लिया है तो हिंदी का होगा, भूगोल लिया है तो भूगोल का होगा। वो 300 अंकों का है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आपका हिंदी से संबंधित है। और ये जो हिंदी का प्रश्न पत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी मार्किंग कुछ ऐसे की गई है कि 400 में से 100 आपका हिंदी का है। तो हिंदी निर्णायक भूमिका में होगा। जो लोग हिंदी बैकग्राउंड के हैं, जो लोग हिंदी में बेहतर पकड़ रखते हैं, या जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की और हिंदी में बेहतर अंक प्राप्त कर लिए, तो जो हानि उनको, जो डैमेज उनको परंपरागत विषय में हुआ है, उसकी वो प्रतिपूर्ति कर पाएंगे और अंतिम रूप से सफल हो सकते हैं। हिंदी का जो सिलेबस यूपी पीसीएस ने दिया है अपने आधिकारिक नोटिफिकेशन में, उसमें अगर आप देखें तो उसमें दो प्रमुख टॉपिक हैं। पहला है सामान्य हिंदी, जो व्याकरण का खंड है। दूसरा है हिंदी निबंध। आप ध्यान रखिए, पीसीएस के लगभग हर प्रश्न पत्र में हिंदी निबंध की भूमिका है। समीक्षाधिकारी में है, यूपी पीसीएस मेंस में है, और देखिए यहाँ जीआईसी मेंस में भी है। तो हमें बहुत ध्यान से निबंध वाले खंड को देखना है। और ये भी ध्यान देखिए, आपका निबंध का जो मार्किंग है वो सीधे 50 नंबर का है। मतलब एक ही निबंध आपको लिखना है और आप सीधे 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहले ऊपर के कुछ जो खंड हैं उनकी बात कर लेते हैं। अपठित गद्यांश का संक्षेपण ये हर जगह रहता है। इसमें सामान्यतः एक गद्यांश आपको दिया जाता है, जिसको आपको ध्यान से 3 से 4 बार पढ़ना है। उसके बाद एक प्रश्न रहता है कि इसका उपयुक्त शीर्षक लिखे, तो आप उसका शीर्षक लिख देंगे। इसके संबंध में हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ज़्यादातर फोकस निबंध पर रहेगा। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय भाषा के शब्द, विदेशी या विदेशज शब्द, वर्तनी, संधि समास। ये सब जो है सामान्य ग्रामर की पुस्तकों में, जैसे हरदेव बाहरी, पीएन पांडे जी की भी किताब अच्छी है, लेकिन बहुत सारी गलतियां हैं, तो आप इसको अवॉइड करिए। हरदेव बाहरी जी से आप इसको पढ़ सकते हैं। हम अपने मुख्य वाचन पर आते हैं, जिसका संबंध निबंध से है। निबंध में ध्यान रखना है आपको, 1000 शब्दों का निबंध लिखना है। पीसीएस में ध्यान रखिए आप 600-700 शब्दों में लिखना है, आरओ में भी ऐसे ही लिखना है, लेकिन यहाँ 1000 शब्द में लिखना है। यानी ये एक निबंध जो है आपका ये विस्तृत होगा। यूपीएससी में आपका निबंध लगभग 2500 शब्दों का है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लिमिट है। लेकिन यहाँ 1000 शब्द की जो लिमिट है, तो आप कम से कम 900 से ऊपर ही लिखेंगे। गिनने कोई नहीं जाता है, लेकिन आप समझिए एक सामान्य औसत जो व्यक्ति लिखता है, छात्र लिखता है, समझिए 8 से 9 पेज आपको यहाँ पर दिए जाएंगे 10 से 11 पेज, आपको 8 से 9 पेज मिनिमम लिखना है। आपके पास बहुत सारा विस्तार है, एक लंबा परास है आपके पास कि आप बहुत सारे टॉपिक्स में से केवल एक टॉपिक को चूज करके निबंध लिख सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक दिया है इस सिलेबस में साहित्य और संस्कृति। दूसरा है राष्ट्रीय विकास योजनाएं और उनका क्रियान्वयन, जैसे आपका मनरेगा हो गया, जैसे आपका गंगा एक्शन प्लान हो गया, जैसे आपका और भी, जैसे मान लीजिए सखी योजना हो गई, या जो वात्सल्य स्कीम है वो हो गई। इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार, केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के सानिध्य में राज्य सरकार चलाती है। तो उन योजनाओं के बारे में और उनके क्रियान्वयन के बारे में प्रश्न आ सकता है। तीसरा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं और उनका निदान। जैसे कोई बड़ी इमरजेंसी, जैसे कोरोना हुआ, तो कोरोना पे निबंध आया उस समय कई बार हो जाए, या कोई घटना हो जाए अंतर्राष्ट्रीय, मान लीजिए कि कोई बड़ी, मान लीजिए वॉर हुआ अभी गल्फ़ में, तो ईरान और उनका वार हुआ, अमेरिका का, या ईरान इजराइल का वार हुआ, तो अब इससे भी संबंधित चीज़ें आ सकती हैं। चौथा बड़ा टॉपिक है विज्ञान एवं पर्यावरण। ये बहुत महत्वपूर्ण और फेवरेट टॉपिक है सबका। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाऊंगा। तो ये आपका विज्ञान और पर्यावरण बड़ा स्पैन है, सबसे ज़्यादा लोग इसी पर निबंध लिखेंगे। ध्यान रखिए, अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है तभी आप इसको चूज़ करिए। जैसे भूगोल के छात्र इसको चूज़ कर सकते हैं, जैसे साइंस बैकग्राउंड के छात्र इसको चूज़ कर सकते हैं। भूगोल के छात्रों के लिए एक बड़ा ही
अच्छा मौका प्राकृतिक आपदाओं और उसके निवारण से रहता है, क्योंकि आपको पता है भूगोल में आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भूगोल के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपदा से संबंधित मैं भी आपको एक निबंध भी दिखाऊंगा, आप एक निबंध चूज कर सकते हैं। छठा टॉपिक है कृषि, उद्योग, व्यापार। ये बहुत बड़ा स्पैन है। कृषि प्रधान देश है भारत, हम सभी लगभग कृषि से जुड़े हुए रहे हैं, गाँव से जुड़े हैं, तो हमारे पास कृषि का ठीक ठाक अंदाजा है। लेकिन ध्यान रखिए, कृषि पर जब आप निबंध लिखेंगे तो आपको बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए योजनाओं की, सरकारी प्रयास की, कृषि की मूलभूत समस्याओं की, और जो भी करंट में चीज़ें चल रही हैं। तो कृषि भी अच्छा टॉपिक हो सकता है। उद्योग और व्यापार, इसको बहुत कम लोग छुएंगे, जिनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स वगैरह में नॉलेज है या वही देखेंगे। तो हमारे जो एवरग्रीन टॉपिक हुए वो एक साहित्य और संस्कृति हो सकता है जो हिंदी बैकग्राउंड के लोग हैं, विज्ञान पर्यावरण हो सकता है, और प्राकृतिक आपदा और कृषि हो सकता है। तो ये सभी अलग अलग टॉपिक्स हैं। ये तो मैंने टॉपिक के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको कुछ निबंध के बारे में बताता हूँ कि उसको लिखने का तरीका क्या है। तो अभी हम एक नोट्स ले लेते हैं और मान लीजिए इसमें यहाँ पर देखते हैं निबंध। एक निबंध, जैसे आपको सबको पता है, दुनिया में 3 लेयर सार्वभौमिक है, हर जगह पृथ्वी में 3 लेयर है ना, और भी किसी फल में भी ज़्यादातर 3 लेयर होती हैं। उसी तरीके से निबंध की भी अपनी 3 लेयर होती हैं। मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन में भी आपने देखा होगा। पहला है कि आप परिचय देंगे अपने टॉपिक का, दूसरा है उसका एक मुख्य भाग लिखेंगे आप, और तीसरा है आप कुछ निष्कर्ष और सुझाव देंगे। ये एवरग्रीन है, सबको पता है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, किसी भी निबंध को लिखने से पहले तो सबसे पहले आप टॉपिक का चुनाव करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, टॉपिक चुनने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको सबसे पहले करना है, पूरे निबंध का एक आप खाका बनाएंगे, पूरे निबंध का आप एक जिस्ट बनाएंगे, हिंदी में सार बनाएंगे, या इसी को आप कहते हैं सिनॉप्सिस बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? रफ कार्य के लिए जो जगह दी रहती है उस जगह पर आप बनाएंगे, और आप लिखेंगे कि आप निबंध में क्या क्या लिखने जा रहे हैं। और ध्यान दीजिए, अगर आप एक निबंध को 1 घंटे में लिख रहे हैं तो आपको कम से कम 10 मिनट का समय इस प्रक्रिया में देना है, इस प्रक्रिया को देना है, इस प्रक्रम को देना है। ठीक, आप जैसे मान लीजिए आपदा पर ही एक निबंध है, तो आप देखिए कि आप परिचय कैसे देंगे। अब परिचय देने के अलग अलग तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो तरीका है सबसे एवरग्रीन, कोई भी आप दोहा लिख दीजिए, कविता लिख दीजिए, कविता का एक खंड लिख दीजिए, मतलब एक पद्य रचना 2 लाइन की लिख दीजिए, या आप कोई कथन लिख दीजिए किसी बड़े रिपोर्ट का, या ऐसा रिपोर्ट का मैंने अलग से जिक्र मैं कर दूं। रिपोर्ट की आप कोई मतलब किसी रिपोर्ट का जो आपका फाइनल दस्तावेज है उससे आने वाले जो कुछ इनपुट्स हैं उनको आप लिख सकते हैं। तीसरा एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित नहीं है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है कि आप किसी कहानी से शुरू करें। कैसे करना है मैं सब अभी आपको बताता हूँ। किसी कहानी से आप अपना परिचय शुरू करें। तो आप पहले ही डिसाइड कर लें, ऐसे ही लिख लें रफ में कि आपको ये करना है। कौन सी कविता लिखनी है बहन वो भी आप यहाँ लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपको मुख्य भाग में जाना है। सबसे ज़रूरी जो भाग है वो मुख्य भाग है। मुख्य भाग में सबसे बड़ी बात, आपका जो टॉपिक है उसको आप पहले डिफ़ाइन करेंगे। पहला लेयर आपका होगा कि आप टॉपिक को डिफ़ाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपदा है या जलवायु है या मान लीजिए G20 है, आप पहले उसको परिभाषित करेंगे कि वो चीज़ है क्या। उसके बाद आप उससे संबंधित अलग अलग आयाम लिखेंगे। ये सब आप पहले खाके में ही बनाएंगे, ध्यान रखिए। पहले निबंध तुरंत लिखना नहीं शुरू कर देना है आपको। तो पहले आप आयाम बनाएंगे। आयाम कैसे बनाएंगे आप? हर बिंदु के कुछ आयाम होते हैं और कुछ एवरग्रीन आयाम होते हैं। जैसे एवरग्रीन में अब आपको बता दूं, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, भारतीय परिप्रेक्ष्य, वैश्विक परिप्रेक्ष्य, उसके बाद वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ये आप लिखेंगे। फिर आप इसके बाद अगर कोई घटनात्मक चीज़ है, किसी घटना से जुड़ी चीज़ है, तो आप प्रभाव को भी यहाँ लिखेंगे। प्रभाव किस पे पड़ सकता है? अगर वल्नरेबिलिटी की बात है, संवेदनशीलता की बात है, जोखिम की बात है, तो आप लिखेंगे महिलाओं पर,
बुजुर्गों पर, बच्चों पर, SC ST OBC पर, है ना। इस तरीके के जो अपने अलग अलग कैटेगरी हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है उसको लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इस संबंध में भारत के क्या प्रयास हैं। भारत के जो प्रयास हैं वो लिख देंगे आप। G20 ही मान लीजिए आपदा ही है तो आपदा में आप भारत का लिख सकते हैं कि आपका NDRF है ना, SDRF है। इस तरीके की चीज़ें, अलग अलग आपदाओं के लिए आपने अलग अलग वार्निंग सिस्टम लिखे हैं, ये आप लिख सकते हैं। फिर विश्व के भी प्रयास आप लिखेंगे। तो ये इस तरीके से आप खाका अभी आपका अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अलग अलग जो शीर्षक आएंगे उनके हिसाब से ये आपका बदलेगा। वो आप इतने समझदार हैं कि आप इसको टैकल कर लेंगे। अब मेन मामला निष्कर्ष का आता है। ध्यान रखिए, कोई भी जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो आपका पहले तो देखेगा परिचय और दूसरा आपका उसकी नज़र रहेगी निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष और परिचय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और मुझे लगता है निष्कर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष में आप हमेशा कोई आशावादी निष्कर्ष लिखेंगे, पहली चीज, कोई सुझाव लिखेंगे, कोई बेहतर प्रयास अगर सरकार का है तो वो भी लिखेंगे आप, सरकार का कोई बेहतर प्रयास है उसको लिखेंगे। और आखिरी में मुझे मतलब मेरा ये अपना सुझाव है, हो सकता है सब लोग की सबकी राय इस बिंदु पर अलग अलग हो। आखिरी में आप क्या करेंगे, एक या तो दोहा लिखेंगे या कोई कविता लिखेंगे या किसी महान प्रशासक की, किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का एक कथन या स्टेटमेंट लिख देंगे, तो ये आपका निबंध पूरा हो जाएगा। ये मैंने एक जनरल बात बताई कि ये आप खाका बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया, मुझे बनाने में लगभग 7-8 मिनट लगे, आपको भी लगने चाहिए। और क्या क्या आप उसमें ऐड करेंगे वो भी आप बताएंगे। अब ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा, वो भी मैं बता दूंगा कभी। पहले मैं आपको परिचय का जो अलग अलग तरीका था वो दिखाता हूँ। तो मैं अपने द्वारा ही लिखे एक निबंध का यहाँ रेफरेंस लूँगा। मैं आपको एक क्या लगभग 3 निबंध बताता हूँ, एक सेकंड। ये आप देखिए, ये मैंने शायद PCS मेंस या RO मेंस के दौरान लिखा था। पहला ही टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। सब लोग इसको ध्यान से देखिए, मैंने परिचय कैसे लिखा है। परिचय मैंने हाल की घटनाओं पे, जो सामयिक घटनाएं हैं उनसे परिचय लिया है। जैसे मैंने क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हाल के कुछ दशकों में समाचारों में गैर स्वाभाविक तथा अविश्वसनीय घटनाओं के समाचार उल्लेखनीय रहे हैं। राजस्थान में फ्लैश फ्लड की घटना, चेन्नई में शहरी बाढ़ की घटना, पश्चिमी घाट तथा केरल में भूस्खलन प्रेरित बाढ़ की बारंबारता, केदारनाथ त्रासदी, ग्लोफ की घटनाओं में वृद्धि आदि सभी घटनाओं ने एक अप्रत्याशित परिवर्तन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। देखिए, भाषा ना तो बहुत क्लिष्ट होनी चाहिए और ना बहुत आम एकदम सड़क छाप झोला छाप होनी चाहिए। भाषा हमेशा स्टैंडर्ड होनी चाहिए। आप मेरी भाषा देख रहे होंगे, इसमें ना बहुत कठिनाई है ना बहुत सरलता है, बीच का रखना है, स्टैंडर्ड रखना है, तो आपको बहुत आसानी होगी नंबर गेन करने में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरल सागर का सिकुड़ना, कैलिफोर्निया की आग, स्कैंडिनेवियाई देशों में अम्ल वर्षा की मात्रा में कई गुना वृद्धि भी हमें एक अभीष्ट प्रकरण पर ही केंद्रित करता है, वह है जलवायु परिवर्तन। अब इस परिचय को अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जलवायु परिवर्तन को आपदा से जोड़ दिया, क्योंकि ये टॉपिक ही इसी प्रकार का था। भाई टॉपिक था जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। तो अब जब हम परिचय देने के क्रम में जाएंगे तो केवल जलवायु परिवर्तन बताएंगे तो भी हम अधूरे हैं, और केवल आपदा प्रबंधन बताएंगे तो भी हम अधूरे हैं। तो हमने क्या किया, आपदाओं को जलवायु परिवर्तन से जोड़ दिया। देखिए, बहुत सारी आपदाएं हैं और ये किससे जुड़ी हैं, जलवायु परिवर्तन से। अब जलवायु परिवर्तन को हम अगली लाइन में परिभाषित कर रहे हैं। जैसे सामान्य भूगोल में जलवायु का संदर्भ मूल मौसमी आंकड़ों तथा जैसे यथा तापमान, वायुदाब, वर्षामान, आर्द्रता आदि के एक दीर्घकालिक लगभग 32 वर्ग के समग्र से लिया जाता है। यदि जलवायु के इन आंकड़ों में मानवीय, प्राकृतिक तथा ब्रह्मांडजात कारणों से नकारात्मक परिवर्तन या तीव्र परिवर्तन होते हैं तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कह देते हैं। जलवायु परिवर्तन जब मानव या अन्य जैव समुदायों के लिए प्रघाती सिद्ध हो तो हम इससे आपदाओं का जन्म होता है। तो मैंने बता दिया जलवायु परिवर्तन क्या है और आपदा कैसे जुड़ी है। उसके बाद हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने पहले आपको बताया था, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो को भी अगर आप मतलब पॉज करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अब मैं एक आपको दूसरा निबंध दिखाऊंगा और वो इसलिए दिखाऊंगा, उसका उद्देश्य ये होगा कि
कैसे आप दूसरे तरीके से परिचय लिख सकते हैं। हाँ, एक बात और, जैसे मान लीजिए आपको कोई आंकड़ा, कोई कविता याद नहीं आ रही, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई कविता आपको याद नहीं आ रही, तो आप खुद भी उस समय थोड़ी बहुत लाइंस लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने खुद ही बना के लिख दिया कि जलवायु परिवर्तन का निश्चय परिणाम आपदा विनाशक ही होगी एक निशान, यदि मानव ने न किए समुचित प्रयास होगा भविष्य की पीढ़ी का सत्यानाश। तो ऐसे बना दिया हमने, उसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आप बना सकते हैं। थोड़ा वेग भी लगे तो काम चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा। अब दूसरा जो निबंध है, मैं आपको बताऊं किस तरह से आप दूसरा परिचय लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये था भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां आत्मनिर्भरता से वैश्विक नेतृत्व की ओर। अब इस चीज को मैंने कैसे इसका परिचय लिखा वो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने एक कहानी गढ़ी, मैंने एक इंस्टेंस गढ़ा। एक दिन जब मैं अपने दादाजी से भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियों पर चर्चा करने लगा तो दादाजी ने भरे हुए गले से कहा, वह दिन आज भी मुझे याद है जब रोहिणी रॉकेट को बैलगाड़ी और साइकिल से ले जाया गया था और आज शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष में पहुंच गए। दादाजी की बातों में एक हर्ष भी था और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की प्रगति का अभिमान भी। अब देखिए, हमें भारत की अंतरिक्ष की उपलब्धियों को बताना है तो आप इस तरीके का कुछ अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ये पहले ही आपको सोचना है, जो 10 मिनट का टाइम है। उसके बाद आप इसको इस तरह से लिख देंगे, फ्रेम कर देंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब उसके बाद हमने बता दिया भाई भारत की अंतरिक्ष यात्रा कैसे हुई, तो भारत की अंतरिक्ष, अब देखिए इस टॉपिक में हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। अब टॉपिक टू टॉपिक चीज़ें वेरी करेंगी, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे चूज करते हैं। अब इसमें हमने भारत की अंतरिक्ष यात्रा का इतिहास बता दिया। कैसे बताया? आज़ादी के बाद इतिहास तब शुरू हुआ जब वैज्ञानिक सतीश धवन की अध्यक्षता में परमाणु और अंतरिक्ष संबंधी समिति बनी। उसके बाद इसी से इसरो का जन्म हुआ और उसके बाद आर्यभट्ट नाम का हमने पहला रॉकेट छोड़ा। उसके बाद प्रमोचनयान, नागरिक नौवहन प्रणाली आदि आदि का हमने विकास किया। बाद में APJ अब्दुल कलाम साहब आए, उन्होंने इसरो को एक छोटे से कमरे से बढ़ाकर एक आधुनिक अंतरिक्ष केंद्र बना दिया। तो अब इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। उसके बाद भारत की अंतरिक्ष यात्रा इतनी आसान नहीं थी, जो भी दिक्कतें आई वो सब आप फ्रेम कर लेंगे। एक और परिचय मैं आपको दिखाता हूँ इसी क्रम में कि एक और क्या तरीका है आपको परिचय लिखने का। एक तो मैंने घटनाएं बताई, फिर मैंने एक कहानी बताया, और अब देखिए मान लीजिए ये एक टॉपिक है भारतीय संस्कृति में नारी परंपरा से प्रगति की ओर। अब इसमें मैंने वो वाली बात कही कि मैंने किसी उपनिषद से, किसी वेद से कुछ लाइनें उठा ली और उसकी व्याख्या कर दी परिचय में। जैसे बहुत फेमस है, यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। भारत के दर्शन में ये सबसे फेमस चीज़ है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि भारतीय दर्शन में नारी की स्थिति तथा इसके संदर्श को प्रदर्शन करने हेतु उपयुक्त पंक्तियाँ अत्यधिक समीचीन प्रतीत होती हैं। समीचीन का मतलब उपयुक्त होता है, कोई भी शब्द आप ले सकते हैं। भारतीय समाज में नारी को शक्ति का रूप बताया गया है, जिसे चरितार्थ तथा सिद्ध करने के लिए समय समय पर भारतीय नारी ने संस्कृति तथा समाज के विविध मानकों तथा आयामों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, खेल, साहित्य, कूटनीति, अंतरिक्ष जैसे कई विविध क्षेत्रों में भारतीय नारी ने स्वयं को स्थापित किया है। अब आप इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं। आप एक दोहा ले लिए, तो मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए, 3 तो साफ साफ बता दिए अभी खुद के, कि आप किस तरीके से किसी निबंध का परिचय दे सकते हो। ध्यान रखिए, आपका परिचय ही सब कुछ है। आपका परिचय अगर बेहतर हुआ और मुख्य भाग थोड़ा कमज़ोर भी हुआ तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इतने सारे निबंध चेक करेगा एग्जामिनर, उसको आपका परिचय ही देखना है और परिचय के साथ निष्कर्ष देखना। एक बार मैं निष्कर्ष पे भी आपको ले जाता हूँ, दिखाता हूँ कैसे निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। मैंने चूँकि नारी की बात थी तो मैंने एक बात और अपने से बना के रख दी, चूँकि वो तो फेमस था। तो मैंने यहाँ देखिए निष्कर्ष में लिखा, नारी भारत की है ये शान, संस्कृति कि ये असल पहचान, बिन नारी सम्मान के नहीं बनेगा देश महान। अब ऐसे ही मैंने लिख दिया, ये बहुत वेग लग रहा होगा, लेकिन इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका निष्कर्ष बेहतर हो जाएगा। फिर आप देखिए मैंने निष्कर्ष में लिखा क्या है, इन प्रयासों से अपने भगीरथ तथा सौजन्यवाद शक्ति से भारतीय नारी आज वैश्विक प्रतिमानों पर काबिज है। भारतीय नारी भारतीय संस्कृति की वह अभिन्न परिचायक है जिसके बिना भारत की कल्पना करना असंभव है। यदि हम आधी आबादी, आप ध्यान रखिए नारी की जहां बात करें आप निबंध में आधी आबादी का जरूर उपयोग करें, क्योंकि ये लगातार रिपोर्ट्स में है। आधी आबादी को थोड़ा और संबल प्रदान करेंगे तो निश्चित ही अगली सदी भारतीय नारी की होगी। भारतीय नारी ने इतिहास में बनी बाधाओं को तोड़ने के साथ सामाजिक व सांस्कृतिक विविध आयामों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है और भारतीय नारी ही भारत का वास्तविक भविष्य है। इस तरह से आप आशावान होकर कोई निष्कर्ष लिखेंगे। तो ये मैंने एक मतलब छोटी सी गाइडलाइन बनाई,
छोटा सा आपको मतलब अपना अनुभव आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया। आगे भी मैं मतलब देखूंगा निबंध में अगर और कुछ निबंध मिलते हैं तो उस हिसाब से इसको मैं फ्रेम करूंगा। धन्यवाद।